जय हिंद। हम बात कर रहे थे क्लास 8 की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के बारे में, और इससे पिछले वाले सेशन में हमने लैंड और सॉइल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे 3 और रिसोर्सेज के बारे में। कौन कौन से 3 रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है? एक तो हमें बात करनी है वाटर के बारे में, दूसरा हमें बात करनी है नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, और तीसरा हमें पढ़ना है वाइल्ड लाइफ के बारे में। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर के बारे में। वाटर बेहद इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल और नेचुरल रिसोर्स है। दो चीज़ें, एक तो वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है और दूसरा वाटर इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। और ये अपने को पता है कि 70% ऑफ द अर्थ सरफेस, या फिर ये कहें कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, और इसीलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटर प्लैनेट कहा जाता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है। आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ के ऊपर सबसे पहली बार लाइफ देखने को मिली, और ये लाइफ कहाँ अकर हुई? ओशंस में अकर हुई। एक टर्म यूज़ किया जाता है इसके लिए, प्रीमॉर्डियल लाइफ। प्रीमॉर्डियल लाइफ का मतलब होता है अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, और ये जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है ये बेसिकली एक बैक्टीरिया के फॉर्म में अकर हुई। कहाँ अकर हुई? ओशंस में अकर हुई। कब अकर हुई? आज से लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स अगो अकर हुई। आज की डेट में भी ओशंस जो हैं वो बेहद रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ को सपोर्ट करते हैं। हालांकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, और दूसरी तरफ हम वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम्स की बातचीत करते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज ज़्यादातर जो पानी है वो ओशन वाटर है, और ओशन वाटर हद से ज़्यादा सलाइन होता है। ओशन वाटर ह्यूमन बींग्स के कंजम्पशन के लिए फिट नहीं होता। फ्रेश वाटर के तौर पे सिर्फ 2.7% वाटर अवेलेबल है, और इस 2.7% वाटर में से भी 70% ऑफ द फ्रेश वाटर या तो आइस शीट्स के फॉर्म में अकर होता है या ग्लेशियर्स के फॉर्म में अकर होता है। और ये जो आइस शीट्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये मिलते हैं अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, माउंटेन रीजन्स में, मतलब ऐसे रीजन्स में जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है। अगर एक्चुअल में बात की जाए तो सिर्फ 1% फ्रेश वाटर ऐसा है जो कि ह्यूमन बींग्स के कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है, और इस 1% फ्रेश वाटर में से भी कुछ पानी है ग्राउंड वाटर, मतलब ज़मीन के अंदर है, कुछ है सरफेस वाटर जैसे रिवर्स में, लेक्स में जो पानी बह रहा है, और कुछ पानी एटमॉस्फेयर में है वाटर वेपर के फॉर्म में। मतलब 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, लेकिन इसमें से सिर्फ 1% ऐसा फ्रेश वाटर है जो कि ह्यूमन बींग्स के कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है। हैंस फ्रेश वाटर इज द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। एक और फैक्ट दे रखा है कि वाटर को ना तो ऐड किया जा सकता और ना ही कम किया जा सकता। इसका सीधा सा मतलब कि वाटर का जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, और ये इंपॉर्टेंट है। वाटर का टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसके बावजूद हमें वाटर के अबंडेंस में कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। ये वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज वाटर इज कॉन्स्टेंटली इन मोशन। जैसे अपने को पता है कि ग्लेशियर्स पिघलते हैं और पानी जो है वो रिवर्स में फ्लो करता है, फिर रिवर्स के थ्रू ये पानी जो है वो ओशंस में पहुंचता है, और फिर एक दूसरा मोशन भी हो रहा है कि जितना भी पानी अर्थ के सरफेस के ऊपर है ये सन की हीट की वजह से इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, और ऊपर आसमान में जाने के बाद कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद इवेंचुअली प्रेसिपिटेशन के थ्रू ये पानी वापस से नीचे आता है। मतलब पानी जो है वो कांस्टेंट मोशन में है, और इसी कांस्टेंट मोशन की वजह से वाटर के अबंडेंस में वेरिएशन देखने को मिलता है। और ये जो वाटर का कांस्टेंट मोशन है इसी को अपन बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? वाटर साइकिल। इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, डू यू नो की बात कर लेते हैं। डू यू नो में एक आ गया है कि 1975 में ह्यूमन बींग्स का जो वाटर का कंजम्पशन था वो लगभग 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर था, लेकिन साल 2000 में ये कंजम्पशन बढ़ के हो गया 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। मतलब खूब ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वाटर को। हालांकि ये जो फैक्ट है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाला डू यू नो है। एक ड्रिपिंग टैप से, मतलब ऐसा नल जिससे पानी की बूंदें गिरती रहती हैं, उसकी वजह से लगभग एक साल में 1200 लीटर ऑफ वाटर वेस्ट हो जाता है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं वाटर स्कैरसिटी के बारे में, और दूसरी तरफ एक नल से जिससे बूंदें गिर रही हैं उससे एक साल में लगभग 1200 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। सोचो हम कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, पानी के बहुत सारे यूजेस भी हैं, अपने को पता है। जैसे कुछ पानी ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ कुकिंग के लिए, कुछ बेदिंग के लिए, कुछ कपड़े यूटेंसिल्स वगैरह को धोने के लिए, कुछ फ्लशिंग के लिए, कुछ गार्डनिंग के लिए। सबसे कम पानी हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है,
फिर फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब हमें एग्रीकल्चर के अंडर जो एरिया है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। कैश क्रॉप्स के अंडर जो हमारा एरिया है वो बढ़ रहा है। कमर्शियल क्रॉप्स जो मार्केट के लिए क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनके अंडर भी एरिया बढ़ रहा है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो वाटर की डिमांड बढ़ रही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है तो वाटर की डिमांड बढ़ रही है। मतलब एक तरफ तो वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ अभी हमने बात करी कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ती जा रही है, बट ऑब्वियस सी बात है वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन ये जो वाटर की स्कैरसिटी है इसके पीछे दो बड़े प्रोमिनेंट रीजंस हैं। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि किसी भी जगह पे जो वाटर का सोर्स था वो ड्राई अप हो गया किसी भी कारण की वजह से। मान लेते हैं कि किसी एरिया में कोई बढ़िया फ्रेश वाटर का पॉन्ड था और अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सूख गया है, वो ड्राई हो गया। या फिर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे खूब बारिश हुआ करती थी लेकिन पिछले कुछ सालों से वहाँ पे बारिश ना के बराबर हो रही है, तो भी वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। लेकिन एक जो बड़ा रीज़न है वो है वाटर पॉल्यूशन। और वाटर पॉल्यूशन जो है वो ह्यूमन फैक्टर है। बेसिकली हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वाटर को पॉल्यूट कर दिया है। वाटर की अवेलेबिलिटी तो है लेकिन उसको इतना पॉल्यूट कर दिया हमने कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं और इसकी वजह से भी वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। वाटर की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम्स खूब देखने को मिलती हैं आजकल। जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ में था बेंगलोर के वाटर क्राइसिस, आपने पढ़ा होगा। एंड दुनिया में बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी देखने को मिलती है, जैसे मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। ये वो रीजंस हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर की सप्लाई की कमी है। ऐसी कंट्रीज़ जो कि उन क्लाइमेटिक जोन्स में लोकेटेड हैं जहाँ पे ड्राउट्स आने की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब ये क्लाइमेटिक जोन्स क्या होते हैं इनके बारे में अपन बातचीत करेंगे जैसे जैसे हम आगे की क्लासेस में बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इंतज़ार करो। अभी अपन ने बात करी कि ये जो वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो क्या हो सकता है, वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पहले खूब बारिश हुआ करती थी लेकिन अब पिछले कई सालों से वहाँ पे बारिश ना के बराबर हो रही है, तो वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और दूसरा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, कि हमने वाटर को हद से ज़्यादा ओवर यूज़ किया, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया। ज़रूरत थी 1 बाल्टी की, हमने 4 बाल्टी पानी बहाया, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी के प्रॉब्लम्स आने मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज मतलब पॉल्यूटिंग दी वाटर सोर्सेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर के जो सोर्सेज हैं वो पॉल्यूट हो रहे हैं और इसकी वजह से भी वाटर स्कैरसिटी जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। और अपने को ये समझ में आता है कि वाटर बेहद इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसको बचाने की, इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। हालांकि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है लेकिन इसके बावजूद वाटर के ओवरयूज़ की वजह से, वाटर के पॉल्यूशन की वजह से वाटर स्कैरसिटी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। पानी जो अवेलेबल है हमारे लिए वो भी हमारे लिए अनफिट होता जा रहा है। और ये वाटर पॉल्यूशन हो क्यों रहा है, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एंड पार्शियली ट्रीटेड सीवेज। सीवेज को हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसकी वजह से वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट हो रही हैं। एग्रीकल्चरल केमिकल्स, एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड्स, जो इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, उसकी वजह से वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट हो रही हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रीज़ अपने वेस्ट को डायरेक्टली वाटर में रिलीज़ कर देती हैं बिना ट्रीट किए हुए, उसकी वजह से भी वाटर जो है पॉल्यूट हो रहा है। और ये जितने भी केमिकल्स रिलीज़ किए जा रहे हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, मतलब डिग्रेड तो होंगे नहीं, पानी में बने रहेंगे और इवेंचुअली जब इस वाटर को कोई ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेगा तो ये केमिकल्स उस ह्यूमन बीइंग की बॉडी में चले जाएंगे और उस बॉडी को हार्म करेंगे। तो एक तरीका तो क्या है कि ये जितना भी वेस्ट है हम इस वेस्ट को ट्रीट करने के बाद किसी वाटर बॉडी में रिलीज़ करें। पहला तो ये कोशिश करें कि वाटर बॉडी में रिलीज़ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और दूसरा अगर ज़रूरत पड़ रही है तो इसको प्रॉपरली ट्रीट करने के बाद इसको वाटर बॉडी में रिलीज़ किया जाए। एक तरीका क्या है वाटर को कंजर्व करने का कि वेस्ट को हम रिलीज़ ना करें, और अगर रिलीज़ करें तो प्रॉपरली ट्रीट करने के बाद रिलीज़ करें। दूसरा, फॉरेस्ट लगाओ, वेजिटेशन कवर लगाओ।
फॉरेस्ट लगाओगे, वेजिटेशन कवर लगाओगे, तो उसकी वजह से ये जो वाटर का सरफेस रन ऑफ है, ये जो पानी सरफेस के ऊपर बहता है, ये बहुत धीरे बहेगा, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश होने का टाइम मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। मान लेते हैं कि कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोई भी पेड़ नहीं है, वहाँ से पानी जब बहेगा तो तेज स्पीड में बहेगा या कम में? बट ऑब्वियस बात है, तेज स्पीड में बहेगा। लेकिन अगर खूब सारे पेड़ लगे हुए हैं तो ये जो सरफेस रन ऑफ है वाटर का, ये धीमे होगा तो इस पानी को अंदर सीप इन करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा और उसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर जो है वो रिप्लेनिश हो जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स को यूज़ करने की ज़रूरत है हमें। वेरियस मेथड्स जिनके थ्रू वाटर को हार्वेस्ट किया जा सकता है, वाटर को बचाया जा सकता है, उनको अपने को यूज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कैनाल्स जो कि बनाए जाते हैं फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए, उनमें से सीपेज के थ्रू मिनिमम लॉस हो, उसका ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। जब हम इरिगेशन करते हैं फील्ड्स का, तो उस इरिगेशन के लिए हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जैसे ड्रिप इरिगेशन, जैसे ट्रिकल इरिगेशन, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज़ करने की ज़रूरत है। हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं फ्लड इरिगेशन। बेसिकली पूरे फील्ड को पानी से भर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़रूरत कितनी है, भर देते हैं और उसकी वजह से वाटर का लॉस ज़्यादा होता है। हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करो, ड्रिप इरिगेशन को यूज़ करो, स्प्रिंकलर इरिगेशन को यूज़ करो, ये जो फव्वारे टाइप में पानी जा रहा है, इस मेथड को यूज़ करो। इसकी वजह से वाटर की जो हर एक ड्रॉप है उसका ज़्यादा बेटर यूज़ होगा। फिर हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? बारिश हुई, उस बारिश के पानी को आपने किसी कंटेनर में स्टोर कर लिया, किसी टैंक में स्टोर कर लिया और इस पानी को आप फ्यूचर में यूज़ करो। ये तरीका होता है जिसको अपन बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आपके घर की छत पे बारिश पड़ेगी, ये जो छत पे पानी पड़ रहा है इसको किसी पाइप के थ्रू आपने किसी टैंक में स्टोर कर लिया और फिर इस पानी को आप फ्यूचर में यूज़ करो। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स and directing it on an appropriate location where it is stored for future use। इसको अपन क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और अगर 2 घंटे के लिए ठीक ठाक रेनफॉल हो जाए तो लगभग 8000 लीटर्स ऑफ वाटर को सेव किया जा सकता है। तो वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स क्या हैं? एक तो ये है कि जितना भी वेस्ट है उसको वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करने से पहले हम ट्रीट करें। दूसरा क्या है? फॉरेस्ट लगाएं, खूब सारा अदर वेजिटेशन लगाएं। तीसरा क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स को यूज़ करें, जैसे कैनाल्स में जो लॉस होता है उसको प्रिवेंट करें, इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करें और फाइनली हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे भी ध्यान दे सकते हैं। वाटर बेहद इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। इसके बाद बात आती है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में, और ये इस चैप्टर का सबसे ईजी टॉपिक है। देखो, हमने 4 स्फीयर्स के बारे में पढ़ा था। एक होता है लिथोस्फीयर, एक होता है हाइड्रोस्फीयर, एक होता है एटमॉस्फेयर और चौथा होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बायोस्फीयर वो नैरो जोन है जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं। वो नैरो जोन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब जितनी भी नेचुरल वेजिटेशन है और जितनी भी वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है। और इस बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट हैं फॉर देयर सर्वाइवल, और इस सिस्टम को बुलाया जाता है इकोसिस्टम। अपन क्या कह रहे हैं कि इस बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे के ऊपर हैवीली इंटर डिपेंडेंट भी हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और इस सिस्टम को बुलाया जाता है इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे सस्ता एग्जांपल है कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, उस ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं। हम जिस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं उसको प्लांट्स यूज़ करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। या इसका एक और खूबसूरत एग्जाम्पल क्या है? फूड चेन जो होती है। अब फूड चेन में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर गायब हो जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival, and this life supporting system is known as ecosystem. वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ कहाँ एग्जिस्ट करती है? बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करती है, और ये हमें बड़े वैल्यूबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अपने को पता है, एक एक करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। जैसे पेड़ों से हमें टिम्बर मिलती है, लकड़ी मिलती है। पेड़ जो है वो एनिमल्स को शेल्टर देने के काम में आते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं पेड़, जिसको कि हम यूज़ करते हैं। सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं। सॉइल इरोजन जो है वो बेहद कम होता है जब हमने प्लांट्स लगाए हुए होते हैं।
ये जो प्लांट्स हैं ये शेल्टर बेल्ट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी कि डेजर्ट वाले एरियाज़ के इर्द गिर्द अगर आप प्लांट्स लगा दो तो इसको अपन क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट। इसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन में कमी देखने को मिलती है। प्लांट जो हैं वो अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने के काम आते हैं। फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेशन वगैरह और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह, इन सब प्लांट से बहुत सारे रिसोर्सेज अपने को मिलते हैं। तो प्लांट्स अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उतना ही इंपॉर्टेंट है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं और अदर फॉर्म्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ्स होती हैं। और ये जो वाइल्ड लाइफ है इसके थ्रू भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मिल्क है, जैसे मीट है, जैसे हाइड्स हैं, जैसे वूल है। इंसेक्ट्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिनेशन में। इसके अलावा वल्चर्स को अगर देखोगे तो वल्चर्स जो हैं वो डेड लाइव स्टॉक के ऊपर फीड करते हैं, मतलब जो कैटल मर जाती है उसकी बॉडी को खा के जिंदा रहते हैं वल्चर्स। तो वल्चर्स जो हैं वो एस्केवेंजर्स हैं। क्या है? एस्केवेंजर्स हैं। एंड दे आर कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर के तौर पे एक्ट करती हैं। मतलब वाइल्ड लाइफ हो चाहे नेचुरल वेजिटेशन हो, हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक चीज़ अगर मिसिंग होगी तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, डू यू नो में बात की गई है कि रिसेंटली इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर ऐसा देखने को मिला कि वल्चर्स जो हैं वो किडनी फेलियर की वजह से रैपिडली एक्सपायर हो रहे हैं। और ऐसा हो क्यों रहा था? बिकॉज लाइव स्टॉक में पेन किलर के तौर पे एक मेडिसिन यूज़ की जाती थी जिसको बोलते हैं डिक्लोफिनेक। क्या बोलते हैं? डिक्लोफिनेक। ये जो डिक्लोफिनेक है ये कैटल्स में यूज़ की जाती थी एज पेन किलर, लेकिन वल्चर्स के लिए बेहद हार्मफुल थी। अब कैटल जो एक्सपायर हो गई उसकी बॉडी में ये डिक्लोफिनेक देखने को मिलती थी, क्योंकि कभी कैटल को दी गई होगी उसके पेन किलर के तौर पे। इस डिक्लोफिनेक को जब वल्चर्स कंज्यूम करते थे, या फिर ये कहें कि जब डेड बॉडी को वल्चर्स कंज्यूम करते थे, तो डिक्लोफिनेक को भी कंज्यूम करते थे, और उसकी वजह से इन वल्चर्स में किडनी फेलियर देखने को मिलता था, जिसकी वजह से वल्चर्स वर डाइंग वेरी रैपिडली। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सरकार ने खूब सारे एफर्ट्स लगाए और आज की डेट में कैटल के लिए डिक्लोफिनेक का यूज़ जो है उसको प्रोहिबिट किया हुआ है सरकार ने, सिर्फ इसलिए कि ये जो वल्चर्स हैं इनकी लाइफ को बचाया जा सके। अच्छा, नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे और एक मॉइस्चर पे। टेम्परेचर कैसा है और पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है ये डिटरमाइन करता है कि वेजिटेशन कैसा होने वाला है। जैसे ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होती है, या फिर ये कहें कि जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे पेड़ बहुत लंबे लंबे देखने को मिलते हैं। जैसे इक्वेटोरियल रीजन में जहाँ पे पानी खूब होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि पेड़ बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत डेंस होते हैं। जैसे जैसे मॉइस्चर डिक्रीज होने की शुरुआत हो जाती है, जैसे जैसे पानी में कमी आने की शुरुआत हो जाती है, वहाँ पेड़ों का साइज़ भी छोटा होने लग जाता है और वहाँ पेड़ों की डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। ऐसे एरियाज़ जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, जहाँ पे कंपैरेटिवली कम रेनफॉल होती है, वहाँ पे शॉर्ट शंटेड ट्रीज देखने को मिलते हैं, वहाँ पे ग्रासेस देखने को मिलती हैं। और ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बेहद कम रेनफॉल होती है, लो रेनफॉल होती है, वहाँ पे देखने को मिलती हैं थॉर्नी श्रब्स। और ये जो पेड़ होते हैं इनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, इनमें कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, वैक्सी सरफेस होता है इनका। कैक्टस वगैरह आपने देखा होगा। क्यों होता है ऐसा? ताकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस ना हो। तो बड़ा सिंपल है, जहाँ पानी खूब है, बारिश खूब हो रही है, वहाँ पे लंबे पेड़ होंगे और डेंस पेड़ होंगे। जहाँ रिलेटिवली पानी कम है, बारिश कम हो रही है, वहाँ पे रिलेटिवली छोटे पेड़ देखने को मिलेंगे, ग्रास वगैरह देखने को मिलेगी। और जहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे थॉर्नी प्लांट्स देखने को मिलते हैं, कैक्टस वगैरह देखने को मिलते हैं। और टुंड्रा वेजिटेशन बेसिकली क्या होती है? पोलर रीजन्स की वेजिटेशन। ये जो कोल्ड पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है उसको बोला जाता है टुंड्रा वेजिटेशन, जहाँ पे मॉसेस देखने को मिलते हैं, लाइकन्स देखने को मिलते हैं। इसको अपन जैसे जैसे आगे क्लासेस में बढ़ेंगे बहुत डिटेल में अपन देखेंगे। ये जो वेजिटेशन है ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और इस रिसोर्स को हमें बचाने की ज़रूरत है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फॉरेस्ट को लार्ज स्केल पे क्लियर आउट किया जा रहा है, और इस क्लियर आउट होने की वजह से दुनिया भर में जो फॉरेस्ट है वो वैनिश हो रहे हैं। और अगर फॉरेस्ट इस रेट पे वैनिश होंगे तो वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, वो अर्थ पे लाइफ के सर्वाइवल के लिए बेहद खतरनाक चीज़ है। इस नेचुरल वेजिटेशन को और इस वाइल्ड लाइफ को हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है, और इस ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, क्लाइमेट के चेंज की वजह से, ये जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के,
उनमें लॉस देखने को मिल रहा है, उनमें कमी देखने को मिल रही है। बहुत सारे स्पीशीज ऐसे हैं जो कि या तो वल्नरेबल हैं या एंडेंजर्ड हैं या ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन के कगार पे खड़े हुए हैं। ऐसे स्पीशीज हैं जिनका नंबर इतना कम होता जा रहा है कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो स्पीशीज हमारे अर्थ पे देखने को मिलेंगे ही नहीं। इनको हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है, इनको हमें बचाने की ज़रूरत है, बिकॉज इनका इकोसिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इतनी खराब हालत हो क्यों रही है? बिकॉज डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पे हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, सॉइल इरोजन लार्ज स्केल पे देखने को मिल रहा है। पेड़ अगर आप काटोगे तो सॉइल इरोजन बट ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ की वजह से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से फॉरेस्ट में नुकसान देखने को मिल रहा है, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये बहुत सारे ऐसे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं। और अगर फॉरेस्ट काटे जाएंगे तो ये जितना भी नेचुरल वेजिटेशन है, ये जितना भी वाइल्ड लाइफ है, इसकी लाइफ को खतरा होगा, इसके ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा देखने को मिलेगा। तो हमें ज़रूरत है कि हम इन सारी चीज़ों को कर्व करें ताकि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ऊपर से जानवरों में तो पोचिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। जानवरों को मारा जा रहा है उनके हाइट्स के लिए, स्किन्स के लिए, नेल्स के लिए, टीथ के लिए, हॉर्न वगैरह के लिए, लार्ज स्केल पर जानवरों को हंट किया जा रहा है। तो बहुत सारे जानवर भी ऐसे हैं जिनकी लाइफ को खतरा है, जिनको हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। सरकार ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। और ये सब क्यों बनाए गए? ताकि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है, ये जो वाइल्ड लाइफ है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसको बचाया जा सके। अब ये नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या होती हैं ये तीनों चीज़ें, उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में बढ़ेंगे। बहुत डिटेल में ये बातचीत आएगी सारी। फिर हमें वाटर बॉडीज़ को कंजर्व करने की ज़रूरत है ताकि ये जो हमारे प्रेशियस रिसोर्स हैं ये डिप्लीट ना हो, ये ख़त्म ना हो। जैसे क्रीक्स हैं, जैसे लेक्स हैं, जैसे वेटलैंड्स हैं, ये सब वाटर बॉडीज़ हैं, इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। ऐसा कहा जाता है कि एनवायरनमेंट को बहुत बैलेंस बनाया है बनाने वाले ने। अगर ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटीज़ इसके साथ में इंटरफेयर ना करें तो ये बहुत बैलेंस्ड रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इंटरफेरेंस ज़्यादा होने की वजह से, जैसे ह्यूमन बीइंग्स इनडिस्क्रिमिनेटली जानवरों को मार रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली पेड़ों को काट रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे स्पीशीज़, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स और इन जनरल फॉरेस्ट जो हैं वो ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। सरकार इसके लिए खूब सारे प्रोग्राम्स भी चलाती है, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, जैसे वन महोत्सव, जैसे स्कूल के बच्चों को बर्ड वॉचिंग के लिए ले जाया जाता है, नेशनल पार्क्स वगैरह में ले जाया जाता है विजिट के लिए, ताकि उनको समझ में आए कि ये जो हैबिटेट है ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस सब के अलावा एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स। इस साइट्स में उन स्पीशीज़ की लिस्ट प्रोवाइड की गई है जिनमें ट्रेड प्रोहिबिटेड है, ऐसे जानवर और ऐसे बर्ड्स जिनमें ट्रेड प्रोहिबिटेड है। और बट ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड को प्रोहिबिट क्यों किया जाएगा? बिकॉज ये ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। अगर इनको इसी तरीके से मारा गया फॉर द ट्रेड पर्पस तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये स्पीशीज़ हमारे अर्थ पर देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो ये साइट्स जो है वो ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो कि सर्टेन एनिमल्स और बर्ड स्पीशीज़ में ट्रेड को प्रोहिबिट करता है। आगे इसकी जानकारी दे रखिए। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट्स, और इसका एम है ये इंश्योर करना कि किसी भी वाइल्ड एनिमल या प्लांट में इंटरनेशनल ट्रेड इस तरीके से कैरी आउट ना किया जाए कि उनका सर्वाइवल ही थ्रेटन्ड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कोई जानवर ऐसा है जिसकी स्किन बहुत डिमांड में है, अब उसको इनडिस्क्रिमिनेटली मारा जा रहा है उसकी स्किन के लिए, कि मारते जाओ और बेचते जाओ उसकी स्किन को। लेकिन अगर इतनी रेट पे मारा जाएगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो एनिमल जो है वो इस अर्थ से एक्सटेंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए काम करता है साइट्स। और इस साइट्स में लगभग 5000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स और 28,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स प्रोटेक्टेड हैं। मतलब ये बेसिकली ऐसे स्पीशीज़ हैं जिनमें इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो प्रोहिबिटेड है। डू यू नो में दो चीज़ों की बात की हुई है ग्लॉसरी में बेसिकली। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क क्या होता है? अ नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम्स फॉर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर जनरेशन। किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी नेचुरल एरिया को डेजिग्नेट किया जाता है एज अ नेशनल पार्क। बेसिकली वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके साथ में छेड़खानी नहीं की जा सकती। और दूसरा होता है बायोस्फीयर रिजर्व, सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज linked through a global network
इंटेंडेड टू डेमोन्स्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। बायोस्फीयर रिजर्व बेसिकली पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। नेशनल पार्क के कंपैरिजन में बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होती है और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड नेटवर्क है। और इस बायोस्फीयर रिजर्व के थ्रू ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है कि कैसे डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों को साथ लेके चल सकते हैं। नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों के बीच में और बेहतर तरीके से डिफरेंस अपने को आगे क्लासेस में समझ में आएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि नेशनल पार्क जो है वो एक नेचुरल एरिया होता है जिसको प्रोटेक्शन दी गई होती है और बायोस्फीयर रिजर्व के कंपैरिजन में नेशनल पार्क को थोड़ी कम प्रोटेक्शन मिलती है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात करता है और बात करता है ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए या कोशिश करता है ये दिखाने के लिए कि कैसे डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों को साथ में लेके चला जा सकता है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, ईजी सा चैप्टर था। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।